सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, सर्दी के मौसम की अगर बात करें तो अपनी इख्तिताम की जानिब जा रहा है। सर्द मौसम की शिद्दत तो थमने लगी है, लेकिन गरीब आवाम को महंगाई की हिद्दत ने झुलसा के रख दिया। आवाम की कुव्वत खरीद बतदरीज कम से कमतर होती चली जा रही है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, आलमी इदारों की पाकिस्तानी मईशत पर सब अच्छा की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। यही वजह है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में भी मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने अपनी कारकर्दगी की तारीफ अपने मुंह से नहीं की, बल्कि मोडीज और ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का हवाला दिया और ऐवान समेत अवाम को मुतमईन करने की एक कोशिश की अगर कह दूं तो गलत नहीं होगा। कौमी असम्बली के इजलास में महंगाई जैसे अहम इशू पर हल ढूंढने की बजाय हस्बे मामूल पॉइंट स्कोरिंग और इल्ज़ाम तराशी का ना रुकने वाला सिलसिला देखने में आया। अब इसमें कोई शक नहीं कि आलमी रेटिंग की अगर मैं बात करूँ, आलमी रेटिंग एजेंसीज गैर जानिबदार होकर एदाद शुमार को तरतीब देती हैं और उन्हें अपने हक में करने के लिए ख़रीदा भी नहीं जा सकता, उनका रेट नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं। उनको सरोकार है तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से, कपड़े से, मकान से, तालीम से और उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों। ये इनकी बुनियादी ज़रूरियात भी, उनका हक है। अशिया ज़रूरिया में होशरुबा इजाफे ने अवाम का जीना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया। हुकूमत को अपोजिशन या किसी और से ख़तरा नहीं है। हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई, और मैं बड़े यकीन से कहूँगी, किसी को बुरा भी लगे, और महंगाई के अलावा वो बेलगाम वुज़रा हुकूमत के लिए ख़तरा है जो वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात का पहाड़ बनाते चले जा रहे हैं। आज ऐवान में महंगाई के बेकाबू जिन पर काबू पाने के लिए तजवीज़ और हल पेश किए जाने थे, लेकिन सद अफसोस आज भी अवाम में एक दूसरे पर दस्तो गिरेबा होने की रीत ने दम ना तोड़ा। अवाम चाहे महंगाई, आटे, चीनी के बहरान से सिसक सिसक कर दम तोड़ दें, लेकिन अवाम में बैठे अपने आकाओं की जी हुजूरी करने वालों को जब आईना दिखाया जाए जो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, तो फिर उनका दम निकलना शुरू हो जाता है। अजीब सी सिचुएशन है ना नाज़रीन। अपने आकाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो अवामी नुमाइंदे सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन जब अवामी इशूज़ की बात आती है तो सब जज्बे ठंडे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आईना जो उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। कुछ ऐसा ही आज के इजलास में भी देखने को मिला। आज वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने जानकर या कह दें कि अनजान बनकर, जिस तरह भी मिस्टर 10% क्या कह दिया, पीपल्स पार्टी के सीने में तो आग सी लग गई। फिर क्या था, फौरी तौर पर जी हुजूरी करने वालों ने उमर अयूब के डेस्क का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर ये घेराव, ये एहतजाज महंगाई पर होता, अवाम के लिए होता। ये हंगामा आटे और चीनी के बहरान पर होता कि आटे और चीनी के बहरान की वजह से अवाम को जो परेशानी का सामना करना पड़ा, उस पर ये एहतजाज करते तो समझ भी आता और इस एहतजाज को तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर लिया जाता। लेकिन वो अपोजिशन ही क्या जो अवामी इशू पर भड़क उठे, और वो चापलूसी और खुशामदी ही क्या जो अपने आकाओं के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त कर ले। इस बात में भी कोई शक नहीं कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, उन्होंने मुल्क की मईशत को डुबोने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिलाशुबा माजी की कुछ गलतियों का असर हाल पर पड़ता है और हाल में किए जाने वालों की गलतियों का असर मुस्तकबिल पर भी पड़ेगा। ये भी याद रखिएगा। जिसकी जिंदा मिसाल हमारी मईशत है जो डूब रही थी। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट की कश्ती में डूबने ही वाला था कि वज़ीर आज़म के बर वक्त इक़दाम के पेश नज़र ये ख़तरा वक्ती तौर पर कह दें टल गया तो गलत नहीं होगा, और अब कभी उम्मीद है, कभी इम्कान है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। आज ऐवान में मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने भी इस बात को तस्लीम किया कि अगर बढ़ती महंगाई पर गिरफ्त ना की तो हम नहीं चल सकेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर मौशी बहरान पर काबू ना पाया जा सका तो मेरी हुकूमत 5 साल नहीं चल सकेगी। यानी हुकूमत को बाखूबी मालूम है कि महंगाई इस मुल्क का अहम इशू है और गरीब तबके को फौरी रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, वरना हुकूमत नहीं चलेगी। लेकिन अपोजिशन है कि उसको अवाम की इस तकलीफ का ज़रा सा भी एहसास नहीं। अगर एहसास होता तो यूँ ऐवान में तूफ़ान बदतमीज़ी क्या बरपा होता? हरगिज़ ना होता। अगर पीपल्स पार्टी को अवाम का इतना ख्याल है तो 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे खुद कफ़ील हैं। अवाम के लिए क्या किया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और मैं तो हैरान रह गई कि किस तरह शाहिद खान अब्बासी और किस मुँह से ये कह रहे थे वो कि हुकूमत के नुमाइंदे 10 साल की ज़मानत दे के वो बाहर नहीं जाएंगे ताकि उनका हिसाब लिया जा सके।
किस मुंह से, किस डिटाई के साथ शाहिद खान अब्बासी साहब आप ये सब कुछ बोल गए? कॉन्फिडेंस आता कहाँ से आप में? डिटाई, जाहिर बात है अपने मियाँ साहब की चापलूसी करने में पीछे थोड़ी रहना था। इनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है, लगता है कि इन्हें बादाम खाने की ज़रूरत है। शाहिद खान अब्बासी साहब आपसे मुखातिब हूँ मैं, लेकिन बराहे मेहरबानी बादाम अपनी जेब से ख़रीदना, LNG के ठेकों से टीका लगा कर नहीं। मेहमानों की जानब जाती हूँ, मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ जी। बसरा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PTI से, हुकूमती जमात से हमारे साथ मौजूद है। बसरा साहब वार्म वेलकम। शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PMLN से कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बसरा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। कौमी असम्बली का इजलास, महंगाई पर काबू पाने के लिए तजावीज़ दी जानी थी, लेकिन इल्ज़ाम तराशी के सिलसिले ने अवामी मफादात को एक बार फिर पसे पुश डाला। अब सिंपल कहूँगी, तमाशा ही कहूँगी मैं इसको, एक सिंगल लफ्ज़ अगर आप पूछें, ये तमाशा आखिर कब तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो के अंदर ही बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरे भी करने वाली थी, वो आपने सारी कर दी, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, यानी आप भी एंकर वाली बातें याद करके आते हैं? नहीं, जो एंकर बोलेगा बस हम वही बोलेंगे? नहीं, आपने जो गुफ्तगू सारी की, मैं आपसे बड़े सवाल पूछूं कि आप बोलें। बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल उसमें इख्तिलाफ नहीं करता। पार्लियामान का मुकन्ना का जो बुनियादी काम है वो तो पाकिस्तान के अपनी आवाम के लोगों को रिलीफ फराहम करना है, उनके लिए उनकी बुनियादी ज़रूरियात के मुताल्लिक बात करना है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो ईज़ ऑफ लाइफ के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। अपोजिशन एक तामीरी किरदार अदा करती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से हमारी हुकूमत आई है, इस अपोजिशन ने एक पार्लियामान को इस्तेमाल ही सिर्फ क्या किया है, हुकूमत पे तबर्रा करने के लिए, हुकूमत को जो है वो गलत किस्म के और बोगस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर की ज़ात पे हमला करने पे, निजी गुफ्तगू करने पे, इदारों पे तबर्रा करने पे, इदारों को डिस्कस करने के अलावा कतन कोई काम इस पार्लियामान ने नहीं किया। और मेरा इसके ऊपर बड़ा मैं दिल गिरफ्ता हूँ। हमारे दूसरे दोनों दोस्त बैठे हैं, ये तो पार्लियामान के वो डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो जाके वो जो सुनने वाली गैलरी है उससे जाके बैठ के सुनते हैं। लेकिन फिजा मुझे एक बड़ी हैरानगी है एक बात के ऊपर, एक जब भी हम कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान में चोरों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तो मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर डेस्क पर उठ खड़ी होती है, क्यों चोरों को सजा देंगे? अगर हम कहते हैं कि हम सिंध के अंदर जो कुत्ते हैं सारे, वो जो जिनको पता आपको वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम रहा, अब ये जब हम कहते हैं तो क्यों को पर्सनल हो जाता है? क्या सिंध के अंदर लोगों को आवारा कुत्ते और रेबीज के डॉग्स के काटने से उनकी मौत नहीं हुई है? हम कहते हैं सिंध में कुत्ते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी खड़ी रहती है। भाई हम कुत्ते भी सिंध से आवारा खत्म ना करें, हम जो असेंबली के अंदर कहें कि हम चोरों को भी नहीं लटकाएंगे, चोरों को भी नहीं पकड़ेंगे। जब भी हम इन दोनों का जिक्र करते हैं तो हमारी दोनों जो जमातें हैं वो सीख पा हो जाती हैं। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा, कल जो बात की वहाँ पे कादर पटेल साहब ने, शाहिदा आपा मेरे ख्याल में अगर वहाँ मौजूद थी तो इनको ये खुद पता होगा जो गुफ्तगू की, मैं डॉक्टर साहब जो गुफ्तगू पटेल साहब ने की, क्या उनका अदबी किस्म का नाम है पटेल साहब, और क्या उन्होंने गुफ्तगू की कैसर अहमद शेख साहब की मैं इसलिए बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर उन चंद नाबगाह रोज़गार किस्म के पार्लियामेंटेरियन में से हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। मैं समझता हूँ कल अगर ये वहाँ, आई डोंट नो कि शेख साहब वहाँ मौजूद थे कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन अगर वहाँ मौजूद थे तो इन जैसे लोगों के बैठे हुए जिस तरह के कादर पटेल साहब ने गुफ्तगू की, मुझे आज मैं अकरम शेख मैं शेख साहब आपसे सुनना चाहता हूँ, कैसे शेख साहब कि क्या पार्लियामेंट को इस तरह से चलाया जाएगा? क्या इस तरह के लोग पार्लियामेंट में बैठने चाहिए? और जो गुफ्तगू की है, ना वो मैं वो अल्फाज रिपीट कर सकता हूँ, ना फिजा कर सकती हैं। मेरे ख्याल में हम सबको सोचना चाहिए कि पार्लियामान अब इस किस्म के ये जो जुमलेबाजी, ये जो थड़ों वाली गुफ्तगू, ये पहले कभी थिएटरों में हुआ करती थी, फिर थिएटरों में बैन हुई, फिर वो जाके पार्लियामान के अंदर होना शुरू हो गई है। अपने लीडर्स को खुश करने के लिए ये जो जगहसाई किस्म के प्रोग्राम है ये बंद होने चाहिए। अच्छा शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपने बसरा साहब के पॉइंट्स भी देख लिया, आपको मुखातिब करके उन्होंने कुछ बोला, आप उसका भी जवाब दे सकती हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि मिस्टर 10% उन्होंने कहा, किसको कहा, क्यों गुस्सा आया? पीपल्स पार्टी का अरकान ने वावेला मचा दिया। क्यों ऐसा होता है कि आप लोग वावेला मचा देते हैं? और मैं अक्सर ही कहती हूँ कि अगर किसी और मुल्क का कोई मीडिया, कोई इदारा, कोई अखबार, कोई मैगजीन कोई भी स्टोरी छापता है, किसी के लिए किसी भी टाइटल का, खिताब का इंतखाब करता है, तो उन पे जाके केस कर दिया जाए ना। पाकिस्तान में एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाली जाती है? किसने कहा था मिस्टर 10%? किसको कहा था? आप जरा बताइएगा, मामला शुरू कैसे हुआ था ये? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अगर काश आप गैर जानिबदार हो के ये प्रोग्राम करती। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपका जो
स्टार्टिंग हुआ उसमें आपने पूरी ऐसा लग रहा है कि आप हुकूमत की तर्जुमान बन के बैठी, नंबर 1। क्योंकि कल का जो इजलास था वो अपोजिशन की डिमांड थी कि इक्तिसादियात की जो सूरत हाल है उस पर बहस की जाए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो एदाद शुमार स्टेट बैंक, अब मुझे बात करने दें, या तो आप खुद ही कर लें, फिर आप बसरा साहब के साथ बैठ के कर लें 1 to 1, ठीक है। और अगर मुझसे जी शाहिदा साहब आप कंटिन्यू कीजिए। तो जब चेयरमैन साहब आपने मेरे ख्याल से मेरे पुराने प्रोग्राम से देखिए बसरा साहब बड़ा लड़े हैं मुझसे प्रोग्राम में, शुमार बयान किए। जी मैं आपसे उसी तरफ आ रही हूँ कि इंटरप्ट ना करें, मुझे बात करने दें। तो जब उन्होंने स्टेट बैंक के और तमाम इदारों के, हुकूमती इदारों के एदाद शुमार के साथ बताया कि महंगाई कितनी हो गई है, जनवरी के अंदर महंगाई के अंदर 2% इजाफे के साथ 14% के क्रॉस कर गई है। इस वक्त अगर हमारे दिल में ये गरीबों की जो उन्होंने तर्जुमानी करते हुए बात की, तो मुराद सईद साहब के मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ। मैं तो कहती इस्लामाबाद में भी कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, पूरे पाकिस्तान में कुत्ते बहुत ज़्यादा, आप उनका भी इलाज करते। आपने उनके इलाज के बजाय आपको सिंध में नजर आता है, इस्लामाबाद के कुत्ते क्यों नहीं नजर आ रहे? पहले तो आप लोग पार्लियामेंट से बाहर से हमने कुछ इस्लामाबाद में भी आए हुए हैं, भी कल्चर आप लेकर आए कुछ इस्लामाबाद में भी आ गए हैं, आपको भुगतना पड़ा। कल मुराद सईद साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, इस्लामाबाद में भी आ गए, जो मुराद सईद साहब ने इस्तेमाल की, बिल्कुल पार्लियामेंट में पहले बाहर से हमले होते थे, अब अंदर से हमले हो रहे हैं। आप लोगों ने इसी तरह के पाल के रखे हैं जो पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। अगर वो किसी की लीडरशिप के खिलाफ बात करेंगे तो कोई भी नहीं सुनता, जब आपको बर्दाश्त नहीं है। कल मुराद सईद साहब का जो अंदाज था, क्या चेयरमैन साहब ने तो एदाद शुमार बताए थे, आपको तकलीफ क्यों है? आप बताते कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे है और हम इसको ऐसे सही करने जा रहे हैं, हम ये रिलीफ देने जा रहे हैं। बजाय इसके आपने जो मुराद सईद साहब की आपने स्पीच सुनी, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हर पार्लियामेंट चलने लगती है, स्मूथ तरीके से चलने लगती है, वहाँ लेजिस्लेशन होने लगती है, वहाँ पे आवाम के मसाइल की बात होती है, तो हुकूमत अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय जातियात पर उठती है। और कल जब कादिर पटेल साहब ने उनको जवाब दिया तो आपको कादिर पटेल की बातें बहुत बुरी लगी। कभी आपको अपने इन लोगों की बातें बुरी नहीं, उसको टेप करवा के ना घरों में चलवाया करें, खराब किया जाता है। कादिर पटेल की गुफ्तगू को टेप करवा के ना पीपल्स पार्टी की सब खवातीन पार्लियामेंट में बांट दीजिए, मर्दों में भी, और सुबह उठ के ना तलावत के बाद सुन लिया करें। आप मुराद सईद साहब की करवा लें, आप उमर अय्यूब के करवा लें, आप इमरान खान कादिर पटेल की करवाते हैं, जो कि अपने कादिर पटेल की करवा के रख लेते हैं। सो सैड ऑन यू। नहीं वो तो मैं तो आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप ये बैलेंस से ठीक है, आप भी ऑपोजिशन में, तो कहा मैं जानना चाहती हूं आप बड़े बैलेंस पॉलिटिशियन में आपसे जब भी बात करते हैं अच्छा लगता है, बड़ी बैलेंस बात करते हैं। अपनी पार्टी को जब बुरा कहना होता है आप बड़गड़ा लगा देते हैं। मुझे पता है पटेल साहब हो, मुराद सईद हो, कोई भी हो, शाहिद का गाना बासी बात करें, बिलावल बात करें, शाहिदा रहमानी बात कर रही हैं, उस्मान बसरा बात करें, आप बात करें, पटेल साहब सियासतदान है, हमेशा वो तहजीब के एक दूसरे पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, बजाय इसके कि वहां पे अवामी इश्यूज पर बात हो। यहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे, कोई उसको पत्थर मार रहा है, कोई जवाब में उसको ईंट मार के सर फाड़ है, कोई इसको क्या कह रहा है, कोई इसको क्या कह रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि अगर आप सीधा सवाल पूछते तो डायरेक्ट पॉलिटिशियंस कह देते हैं एंकर को कि आप तो बाइस्ड हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदा देखिए यही बात है कि ये क्यों हमने ऐसा माहौल बनाया हुआ है। जब से ये असम्बली शुरू, मैं पिछले 27 साल से ना पॉलिटिक्स में हूँ, 23 साल से मैं मेंबर बन रहा हूँ नेशनल असम्बली का। आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा हर वक्त ख़राब होती जा रही है, ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। हम जाते हैं असम्बली में, लोगों से, अपने इलाके के लोगों से वादे करके आते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए वहाँ बातचीत करेंगे, वहाँ सोच विचार करेंगे। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकानमी की बात की। अब इकानमी आज होना तो ये चाहिए, इस टाइम को जो आपका प्रोग्राम है उसमें हम यही डिस्कस करें कि क्यों इतनी महंगाई हो गई है, क्यों लोग इतना बुरी तरह पिस रहे हैं और उसका हल क्या है। लेकिन हम पहले दिन से हमने चार्टर ऑफ इकानमी की बात की कि भाई बैठ के बात करें, क्योंकि आपसे चलेगी नहीं। आपके पास या तो कोई तैयारी होती, प्लानिंग है नहीं, आप नए नए आए हैं। मसलन आज ही की बात मैं बताऊं कि असम्बली में एक सवाल था कि स्टील मिल में कितना घाटा हो गया। 1 साल में तनख्वाह जो है हर महीने हम 56 करोड़ स्टील मिल की दे रहे हैं और 1 अरब रुपए उसका सूद 1 महीने का है। और आज उन्होंने बताया कि 18 अरब रुपए घाटा हो गया। अब 15 अरब रुपए तो कुल आपने यूटिलिटी स्टोर में दिया है
15 अरब से आप समझते हैं 18 अरब तो सिर्फ स्टील मिल का घाटा हो रहा है। 4 साल से रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, असद उमर चेयरमैन थे इंडस्ट्री कमेटी के, मैं उनके साथ था और बार बार मैंने उनसे कहा कि आपसे ये मिल नहीं चलेगी, आप इसको प्राइवेटाइज करें और ये घाटे को ख़त्म करें और यही गरीबों पे लगाएं, आम आदमी की फलाह पे लगाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जी कैसर साहब, हम इसको चला के आपको दिखाएंगे। ये रिकॉर्ड, ये उसके रिकॉर्ड की बात है, आप मिनट उठा लीजिए। असद उमर ने मुझे कहा और उन्होंने कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में ये माहौल नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी नेशनलाइज यूनिट कामयाब नहीं हो रहा और ये 4 साल से हम तनख्वाह दे रहे हैं उनके मजदूरों को बैठ के और हम 1 करोड़ रुपए 1 अरब रुपए साल का उसका सूद भर रहे हैं। अब बताइए कि कुल 15 अरब दे के कितना वावेला कर रहे हैं कि नहीं जी 15 अरब से आप समझते हैं 15 अरब का 7.5 करोड़ लोग गरीब हैं हमारे, बिलो पॉवर्टी 7.5 करोड़ हैं। अगर उसकी फैमिलीज को 5 में तकसीम भी कर लें तो 1.5 करोड़ फैमिली है। 1.5 करोड़ में अगर 15 अरब रुपए आपने तकसीम करना है फैमिली का तो क्या होगा, 3-4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये साल का एक फैमिली को मिलेगा। इससे क्या महंगाई दूर हो जाएगी। जो कीमतें आपने कम रेट आई किए हैं, मेरा 54 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। हाँ। उस्मान बसरा ने मेरे लिए बड़ी अच्छी बात की मेरे बारे में। मैं आपको कहता हूँ मैं 54 साल के अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ ये सारा ब्यूरोक्रेट इनको समझाता है अपनी करप्शन के लिए। करप्शन इन्होंने करनी है, सारी लूट मार हो जाएगी, ये बिल्कुल फेल हो जाएगा, ये बिल्कुल कामयाब। हमारे ज़माने में भी फेल हुआ है। मैं ये नहीं कि मैं इस वक्त पार्टियों की बात नहीं कर रहा कि एक पार्टी अच्छी दूसरी पार्टी ख़राब। हमारे वक्त में भी हमने यूटिलिटी स्टोर चलाने की कोशिश की, सब में नुकसान हो गया और सब बंद हो गए। यूटिलिटी स्टोर में क्या होगा कि वो अपने जानने वालों को 1-2 दिन इस रेट पे दे देंगे, ये रेट चल ही नहीं सकता। ये रेट तो ये टोटल फेलियर हो जाएगा। मैं तो आज आपको बता रहा हूँ ना, 2-3 महीने बाद आप डिस्कस कर लीजिएगा और देखिएगा ये 15 अरब रुपए जो इतना वावेला कर रहे हैं और बीच में सारे। अब मुझे आज तकलीफ़ तो इस बात पे हुई कि वज़ीर ख़जाना जो बहुत बड़े समझे जाते हैं कि इकानमिस्ट हैं, उन्होंने गलत फिगर्स कोट की असम्बली में। सबको पता है कि पिछले 7 महीने में जो हमारा रेवेन्यू को टारगेट है ना, उसके कोई 300 अरब से ज़्यादा खसारा हो चुका है, यानी कम वसूल हुआ है। और आज हफीज़ शेख साहब ने कहा नहीं जी 100 अरब रुपए कम वसूल हुआ है। तो गलत है, सबको फिगर्स का पता है, गलत फिगर दे रहे हैं। और उसके अलावा वो कह रहे हैं नहीं जी कि हम जो अच्छा बसरा साहब आपकी तरफ आऊंगी, महंगाई है। अच्छा मुझे आप शायद रहमानी साहब देख लीजिएगा, मैं बसरा साहब से सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। बसरा साहब मुझे ये ना कह दें कि आप बड़ी बाइस्ड हैं। बड़ा दुख होता है किसी भी एंकर को जब उनको बाइस्ड कहा जाता है। मेरे सारे प्रोग्राम उठा के देखें, मैं किसी को नहीं छोड़ती, सबका पोस्टमार्टम करती हूँ। अच्छा बसरा साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप मुझे बताएं मुराद सईद साहब भी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कई दफा, सॉरी टू से। वो क्या करते हैं जी कि अब वो चैलेंज कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बिलावल को कि बिलावल इलेक्शन लड़े और मेरे मुकाबले लड़े। अरे भाई चैलेंज करने, एक दूसरे को चैलेंज करने का टाइम नहीं है। चैलेंज एक्सेप्ट करें कि अवाम की मुश्किलात कैसे हल करनी है। अब एक दूसरे की जान छोड़ देना आप लोग भी। अच्छा सबसे पहले तो मैं फ़िज़ा, मैं ये नहीं कि आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं शायद आप ही बड़ी अच्छी, शी इज़ अ वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन, मेरे साथ अनगिनत प्रोग्राम में बैठती हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह से किसी भी पर्सनल अटैक करने, जितना ज़्यादा डॉक्टर साहब आप हमारी हुकूमत को रगेती हैं ना अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो मैं तो कभी ऑफेंड नहीं हुआ, ना मेरे लोग कभी आगे ऑफेंड हुए हैं। देखिए आपका काम है कि तनकीद करना, तनकीद बराए तामीर करना, और हम उसको सुनते हैं। अब हम कहें कि आप पर्सनल हैं, अभी आप मुझे जो लोग डॉक्टर फिजा को सुनते हैं ऐसे नहीं चलेगा, उनको देखते हैं, उनको पता है कि मैं किसी की साइड नहीं लेती। मेरी फूफी का बच्चा नहीं इमरान खान, मैं एग्री करता हूं। प्राइम मिनिस्टर है, जहां गलत करेंगे मैं रगड़ूंगी। अब इसमें मैं कैसर भाई की खिदमत में अर्ज करूं, देखें कैसर भाई के साथ जब भी हम बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अफसोस ये है कि इनकी अपनी जमात ने कैसर अहमद शेख को बिल्कुल ज़ाया कर दिया। सारी इकॉनमी का भट्टा बटा के कैसर अहमद शेख को नहीं पूछा। $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट चढ़ा के शेख साहब को नहीं पूछा। 17,000 अरब का कर्ज चढ़ा गए मियाँ साहब इस हुकूमत मुल्क के ऊपर, कैसर अहमद शेख साहब को कभी कंसल्ट नहीं किया। PAA के साथ स्टील मिल फ्री दिया करते थे, आपको याद हो, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब जैसे नाबगा रोजगार आदमी को नहीं पूछा कि भाई आपकी इकॉनमी का में बड़ा तजर्बा है। पाकिस्तान चला गया, अपना उसकी आउटलुक नेगेटिव हो गई, कैसर अहमद शेख साहब को कभी नहीं पूछा। कैसर अहमद शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारी हुकूमत के अंदर हमने बड़ी मेहनत की और चीज़ें चलाई, एक चीज़ चली, स्टील मिल तो पाकिस्तान की बैठ गई, इत्तेफाक फाउंड्री बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, PIA तो होगी ग्राउंड सारी। एयर ब्लू ऐसी उड़ी कि पाकिस्तान की PIA के सारे स्टेशन ही खा गई। लिहाजा एक बात तो तय है कि कहीं से चीनी के बाद मुश्ताक चीनी निकल आया, उधर सिंध से ओमनी वाले निकल आए, उधर अयान अली और चेयरमैन के मुशतरका अकाउंट निकल आए। जिस चीज़ को ये लोग चलाना चाहें और वो इनके अपने ख़ानदानी कारोबार है। मैं कैसर अहमद शेख साहब से एग्री करता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब ये बताएं कि अगर इनकी हुकूमत की और मुआशियात इतनी ही अच्छी थी तो ज़रा मुझे बताएं ये आउटलुक जो हमें मूडीज़ ने कर दिया, इनकी हुकूमत के फौरी बाद
पॉजिटिव से नेगेटिव में ले गए, ये कैसे हुआ? $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे हुआ? शेख साहब मशीनों को भी मेंशन कर शेख साहब, मैं एक बात आप जानते हैं, $40 बिलियन का ट्रेड का डिसबैलेंस था, और आप कहते हैं हम लोग बड़े एक्सपर्ट थे और हमारी हुकूमत बड़ा कुछ करना जानती थी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप अच्छे लोग, आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत यानी कि आपके जो खानदान लिमिटेड कंपनीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नून, आपने जाती कारोबार किए हैं, आपने एवन फील्ड बनाए हैं, सरे महल बनाए हैं, पाकिस्तान में सिरे से एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट वो ले गए, ट्रेड डिसबैलेंस कर दी सारी, खारजा के महाज के ऊपर आप लोग नाकाम रहे। आज आप बैठ के जब हमें कहते हैं ना जी 15 महीने की हुकूमत को कि सारा निजाम इमरान खान ठीक करे, कानून में तरमीम इमरान खान करे, नैब के कानून में तरमीम इमरान खान करे, बाजवा साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन है, कानून इमरान खान बनाए, मुआशियत इमरान खान ठीक करे। आप सिर्फ अपने खानदानों की मुआशियत ठीक करने के लिए हुकूमत में आते हैं, या एयर बलून उड़ाने के लिए आते हैं, या आप सिर्फ इत्तेफाक फाउंड्री ठीक करने के लिए आते हैं, या आप सिर्फ चीनी के कारोबार करने आते हैं? तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा मेरे प्यारे कैसर अहमद शेख साहब, और मैं फिजा के प्रोग्राम के तवज्जुह से मुस्लिम लीग नून से कहूंगा, भाई खुदा के लिए कैसर अहमद शेख साहब जैसे अच्छे इकोनॉमिस्ट को भी अपनी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए इस्तेमाल करते तो आज मुआशियत का ये हाल ना होता। आज हमें जो आप डिबो के चले गए, यानी कि $2.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट आपको शादा रहमानी की हुकूमत दे के गई थी, आपने 20 बिलियन कर दिया। लेकिन शेख साहब आप मजीद हैं और हर दफा कहते हैं कि आपकी हुकूमत बड़ी एक्सपर्ट थी और इकोनॉमी क्या सुपर आपने चलाई। यहाँ नारोवाल के अंदर थे आप मैं क्या कहूँ, उनका एहसन इकबाल साहब साइकिल पे फिरा करते थे, आज जहाज़ों में उड़ते हैं। इकोनॉमी आपने ठीक की है, मुआशियत लेकिन चंद खानदानों की ठीक की है। तो क्या शेख साहब आपसे हमें शिकवा नहीं है, वो लोग जो इसको चलाते रहें। और मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे का बाद। चलिए शेख साहब शिकवा सुन लिया आपने, जवाब शिकवा दीजिए। जी मैंने सुना, अगर मैं जवाब की इजाज़त दे दें जी। देखिए उस्मान बसरा, इसमें कैसर अहमद शेख, ये इसकी कोई बात नहीं है। देखिए, और ना ही मैं कभी ये बात को मेरा दिल होगा कि हम कहें वो पार्टी अच्छी और वो पार्टी ख़राब। देखिए आज इस वक्त हमने देखना है कि मामलात का हल किस तरह निकलता है, मुल्क किस तरह आगे बढ़ता है। देखिए ये उस्मान बसरा जो फैक्ट है, ये एक आपका जो क्रेडिट है ना वो है, जो आप कह रहे हैं ना कि करंट अकाउंट का जो डेफिसिट बेहतर किया आपने, वो उसमें कोई शक नहीं है कि वो है। लेकिन जो खराबियाँ हैं, आज IMF आई हुई थी, उनकी टीम आई हुई थी फाइनेंस कमेटी में हमारे, जिसके चेयरमैन हैं हमारे कमोका साहब। अच्छा, उसमें मैंने उनसे पूछा कि देखिए हमारी जो ग्रोथ थी वो 5.8 से 2.5 आ गई। को पता है उस्मान बसरा 3.5% का फ़र्क कितना होता है? 3.5% फ़र्क का मतलब है कि अगर ग्रोथ यही रहती तो 1500 अरब रुपए लोगों के जेब में ज़्यादा जाता। आप तो 15 अरब भेज रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ हमारे वक्त में जो 5.8 ग्रोथ थी ना, और आज 2.5 हो गई है, तो इसका फ़र्क 1500 अरब रुपए है जो पाकिस्तानियों के जेब में नहीं गया। फिर इस वक्त आप 4000 अरब का खसारा इस वक्त बजट में आ रहा है। तंदूर पे रोटियां लगाने वाला, नान चने बेचने वाला, रेडी पे को रेडी बांध गोला गंडा बेचने वाला, या बहुत जो गरीब किस्म का तबका हमारे मुल्क में बेचारा, जिनको रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, मैं उसी को तो कह रहा हूँ जो कीमत हो गई ना। देखो इन्होंने महंगी मिल रही है, वो बेचारे नहीं समझते जो बातें आप लोग करते हैं, अद्वियात महंगी मिल रही है। उनको नहीं पता इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं। वो कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमें चीजें महंगी मिल रही हैं। उनको आसान लैंग्वेज में आप लोग समझाएं। क्या आप लोगों ने भी किया? आप न्यूट्रल बात करती हैं, आप न्यूट्रल बात करती हैं और बड़े अच्छा शायद हमारी सभा आपका मौके में रुके, साथ ही जानेंगे कि बिलावल ने वज़ीर आज़म को छोटा आदमी कहा, उसकी वजह क्या बताई, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मैं फिदा ये कह रहा हूँ कि आप न्यूट्रल प्रोग्राम करती हैं और आपका प्रोग्राम बड़ा हिट जाता है। उसकी वजह ये देखे ना, ये क्या हुआ, ये जो एकदम चीनी की प्राइस 50 रुपए थी। गन्ना, मेरा चंडियोट से मेरा तल्लक है, गन्ना बहुत ज़्यादा गन्ना वहाँ होता है, गन्ने की कीमत वही रही आज से महीना। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत के हवाले से भी बात करेंगे। अब हमने मोन्टाज भी देखा जिसमें बाकायदा आप ये देख सकते हैं कि जी भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को दारुल हुकूमत नई दिल्ली के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 नशिस्तें जीत कर इंतखाबात में शानदार फतह हासिल कर ली है, जो कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब है। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं जो पुरानी एक पॉइंट हमारा रह गया था, शायद रहमानी साहब आपकी तरफ मैंने आना था, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने लिंक भी दिया था। शायद साहब मुझे माइंड ना कीजिएगा, दुनिया को इल्जाम ना लगा दीजिएगा मुझ पर ऑन एयर। मुझे बताइएगा कि बिलावल
बिलावल साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा जी छोटा आदमी, मुझे भी 100 इख्तलाफात हो सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म से, लेकिन छोटा आदमी किसी को कह देना, चले वो भी चले, उन्होंने गुस्से में कह दिया, और बिलावल साहब है तो फिर उनके लिए हर बात जायज़ हो गई। लेकिन ये बताइए कि साथ उन्होंने वजाहत क्या दी कि मैंने उनको इसलिए छोटा आदमी कहा कि वो मोदी को छोटा आदमी कहते हैं। बिलावल जरदारी साहब जहां तक मुझे याद है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, नहीं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान में कब से बन गए? देखिए, अगर आपने पूरी स्पीच सुनी है तो उन्होंने ये कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम आपको पता है कि और सारी दुनिया में उनका नाम एक इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता है। वो एक आलमी लीडर हैं, दुनिया भर में कई शायराएँ उनके नाम से मंसूब हैं और वो पाकिस्तान का एक वक़ार है और मैं समझती हूँ उनका नाम रहती दुनिया तक अमर रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान नो डाउट इन इट, ठीक है, बहुत अजीम खातून थी। अब जब ये वज़ीर आज़म साहब को एक आपको मालूम है, आप ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है कि जब उनकी शहादत हुई दुनिया भर से ताज़ियत हुई, लेकिन इमरान खान साहब को आज तक तौफीक नहीं हुई कि उनके ख़ानदान से ताज़ियत करते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनको इतनी तकलीफ़ है कि यानी कि आज वो इस जहान फ़ानी में नहीं है, लेकिन उनका नाम है और हमेशा रहेगा वो शहीद। आप उनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की कार्ड से निकालने अपना कोई प्रोग्राम नहीं लाए, उसी प्रोग्राम को किफ़ालत के नाम से शुरू कर रहे हैं, एहसास के नाम से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कभी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तारीफ नहीं की या वो अजीम खातून थी, ये अलग बात है जो आप कर रही हैं। मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने कहा बिलावल ने कि छोटा आदमी मैंने इसलिए कहा चूंकि वो मोदी को छोटा कहते हैं, कैसे यानी मोदी को छोटा कहने पे इतनी तकलीफ होगी बिलावल साहब को? स्पीच सुने डॉक्टर है छोटा आदमी मोदी, आप चेयरमैन साहब की आप स्पीच सुने, उन्होंने ये कहा और उसके बाद ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तो मोदी को कहा था, तो छोटा और बड़े में कोई इतना फर्क नहीं कि आप उस लफ्ज़ को जो है आप वो ही ना साडे पंजाबी से कहते हैं तो की नहीं बनने दी ना गल करन दी। आप हर चीज पे बसरा साहब आप कैसे देखते हैं? कैसे सब आप एक चीज मैं शायद आपको बताऊं कि हमने ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो कह रही हैं, जवाब दे लेते हैं, आप ही सुन लीजिए शायद आप ही। चले शायद साहब आप कंप्लीट करें जी, कंप्लीट करें, मैं बात कर लूं, प्लीज कंटिन्यू। तो आप उनके लिए उन्होंने ये बात की और बेनज़ीर साहबा के प्रोग्राम के हवाले से जहाँ तक बात है, मैं बसरा साहब को अभी जो बात अभी ये करने जा रहे थे कि जी हमने 8.5 लाख, आप 8.5 लाख लोगों को अगर किसी ब्यूरोक्रेसी ने अपने लोगों के नाम उसमें एडजस्ट कराएं, आप उनको नाम लाएं, उनको सज़ा दें, उनको निकालें, लेकिन 8.5 लाख लोगों को इंतकाम का निशाना बना के निकालना ये भी गलत है। दूसरी बात, बसरा साहब को बड़ा याद आ रहा था कि जी उसने ये किया, आपने क्या किया? बीआरटी को बचाने के लिए जब तमाम इदारों ने कहा कि इसमें इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो आपको कोर्ट पहुंच गए स्टे लेने के लिए। आपका जब नाम आता है मालम जब्बा में आप स्टे लेने पहुंच जाते हैं। आपका जब नाम आता है फॉरेन फंडिंग, मेरे ख्याल में अब वो रिलेटेड टाइप बातें आप कर रही हैं। मालम जब्बा वो बात आपने मालम जब्बा क्या है? मालम जब्बा आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपकी कारकर्दगी चोरों को पकड़ के अंदर करना, जो भी डाकुओं से लूटी हुई दौलत निकाल के बाहर लेके आना, पाकिस्तान के लोगों को कहना क्या हो, 8 लाख चोरों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से निकाल के बाहर करना, चोरों को अंदर करना और फिर चोरों की कमर दर्द निकालना, सिंध से कुत्तों का खात्मा करना, ये है हमारा काम। मौजूद है मेरे साथ, शायद रहमानी साहब मौजूद है, कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं और एक डिफेंस एनालिस्ट भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब आपसे मैं समझना चाहूंगी, उन्होंने तो मेरा क्या था, यकीन जाने ऐसा जवाब देते हैं सियासतदान कि एंकर को अपना सवाल ही भूल जाते। सवाल मैंने क्या पूछा था मैडम, आपने पता नहीं दुनिया जान के किस्से मुझे सुना दिए। आपकी तरफ आऊंगी जनरल साहब, आप बताइएगा कि बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा छोटा आदमी, अच्छा जी कह दिया, फिर वजह पूछी तो कहा जी चूंकि वज़ीर-ए-आज़म ने नरेंद्र मोदी को छोटा आदमी कहा था तो लिहाजा मैंने भी वज़ीर-ए-आज़म को छोटा आदमी कह दिया। क्या मनता है जनरल साहब, ये जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है ये बीजेपी के पाकिस्तान में स्पोक्सपर्सन कब से बन गए? छोटा आदमी अपने अमल से बताया जाता है। जी देखिए, छोटा आदमी बड़ा आदमी तो अल्लाह ही जानता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने पता नहीं कितने अपने अपने अजीम लीडर बना लिए हैं सब ने, हर एक आदमी उसकी डिफेंस में लग जाता है बगैर सोचे समझे। अगर बिलावल ने गलत बात कर दी तो उनकी पार्टी वालों को कह देना चाहिए। इसी तरह अगर इमरान खान साहब को गलत बात करें तो उनकी पार्टी को भी उनको कह देना चाहिए।
इसमें तो कोई मैं ख्याल सियासत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि हम जो अपने अवाम जो सुन रही है उनको हम सही सबक नहीं दे रहे, कि वो देख रहे हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो क्या किस किस्म का लहजा इस्तेमाल करती है, क्यों इस्तेमाल करती है, क्या वजह क्या इस्तेमाल करने की। अगर कोई आपको सियासी मसाइल है तो सियासी तौर पे बात कीजिए उनसे। तो इस किस्म के जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो बिलावल साहब को सूट नहीं करता, क्योंकि अगर वो चेयरमैन है पीस पार्टी का, तो फिर मेरा जब तक ख्याल है कि पीस पार्टी अपने आप को एक बड़ी जमात समझती भी है, तो उनको फिर उसके लिहाज से बिहेव भी करना चाहिए, जिम्मेदारी भी उनकी इतनी बढ़ जाती है। और फिर उनको देखिए, अगर आप गलती कर लेना तो वो उसकी अगर आप तौजीक उसकी जब जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दें तो उससे ज़्यादा ख़राब होता है उससे काम। तो ये बिलावल के साथ भी हुआ है कि उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है तो बल्कि और उससे काम ख़राब कर दिया। वो कहते सॉरी आई यूज़ द रॉन्ग वर्ड, दैट्स इट, ख़त्म हो जाती बात, कोई अगर चलती ना बात के साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैं शेख साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हुकूमत से अजीबोगरीब सा मुतालबा किया है कि जी वो 10 साल की ज़मानत देंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ताकि जब हमारी बारी आए एहतसाब की छड़ी घुमाने की तो वो भी एहतसाब की मार खा सकें हमारे बल्ले के तहत, हमारे बल्ले तले। मुझे बताइएगा कि जब अपने इनके लीडरान की बात होती है, लीडरान कराम ग्रेट लीडर्स की बात होती है, वो तो बाहर चले जाते हैं, दांत में भी दर्द हो तो बाहर चले जाते हैं, बाहर से आते नहीं, कोई इश्तिहारी कोई फरारी। तो सॉरी टू से शेख साहब, मुझे बताएं कि अपने लीडरान के बारे में आपका क्या ख्याल है? श्योरिटी बॉन्ड तक नहीं दे रहे होते आप, श्योरिटी बॉन्ड, और उनके लिए आप कहते हैं कि 10 साल तक यहाँ पे चिपक जाए, जमानत दे दें, मैं लिख के दे दें। शेख साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं? सोहेल बड़ाइश की तरफ मेरे ज़हन में भी आधे सवाल आ गए। कैसर शेख साहब, आप लोग ये भी बता दें कि वो हवाखोरी कब तक खत्म करके हवाखोरी फरमा के वापस आ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ हफीज शेख साहब पहले आपको पता है कि काफ लीग में रहे, आपको पता है ना, उस वक्त भी वजीर खजाना थे और एडवाइजर थे। अब शेख साहब प्लीज आप भी शाहिदा रहमानी की तरह ना कीजिएगा कि मैंने सवाल क्या पूछा, मुझे अपना सवाल भूल जाए कि आप जवाब पता नहीं कहां ले जाए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुने तो सही, सुने तो सही। मैं कह रहा हूं कि वो हर बार आते जाते रहे। अगर अभी हमारे लीडर बाहर गए हैं, वो अपने भाई के इलाज के लिए उसके साथ गए हैं, हवाखोरी के लिए कह रहे हैं कि मार्च में वापस आ जाऊंगा। हवाखोरी के लिए हवाखोरी के इलाज नहीं। मैं तो आपका देखिए ना, आप इतराज कर रही हैं ना कि क्यों गए। मैं कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं मार्च को आ जाएंगे, मार्च में आ जाएंगे, और आपका सवाल बनता है, आपने सवाल कर लिया, लेकिन अपने उनके भाई जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे यहाँ, जैसे हमें पता है, वहाँ भी अभी तक उनका इलाज हो रहा है और कोई अभी तक पता नहीं चल रहा। मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, हमें भी पता नहीं चल रहा, पूरी कौम को भी पता नहीं चल रहा शेख साहब, किसी को पता नहीं चल रहा, किसी को पता नहीं चल रहा। आप तो नहीं, लेकिन आप पता कीजिए ना, कोर्ट्स हमारे कोर्ट्स में है ना केस, तो आप या मेरा आप तो सुप्रीम कोर्ट को पता न चलने दें, हम किस खेत की मूली हैं हुजूर। अब ये तो आप ही की, आपको ख्याल करना चाहिए, हुकूमत में तो आप हैं यार। अच्छा, बाद में ये कह रहा हूँ, अगर खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज बातचीत कर रहे हैं, आज सारा हमने देखिए ना, मैं अगर इलेक्ट होता हूँ, मैं तो आवाम के पास जाता हूँ ना यहाँ, और जो लोग यहाँ आ जाते हैं बाहर से, कोई भी आ जाए, IMF से आ जाते हैं और IMF की बातें करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। देखो ना, कोई वही हफीज़ शेख काफ लीग के वज़ीर ख़जाना, वही हफीज़ शेख पीपल पार्टी के, वही PTI के। अब बताइए क्या किसको उन्होंने जवाब देना है? अगर वही ज़ाहिद अहमद जनरल मुशर्रफ का वज़ीर कानून, वही ज़ाहिद अहमद नवाज शरीफ का वज़ीर कानून, वही दानिया अज़ीज़ उसका मुशीर, वही दानिया अज़ीज़ इनका मुशीर। सुभान अल्लाह शेख साहब, उस्मान आपकी बात सही है शेख साहब, आप मेरी तो बात कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं शेख साहब कि ये वो अगर वो कोई भी बना है, क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे? हम जो लोग धक्के खा रहे हैं उस्मान, हम लोग जो 28-27 साल से हम डॉक्टर साहब मैं भी एक, और अगर उन लोगों ने आ जाना है, अगर उन्होंने सारी पार्टी की तरफ से आ जाना, तो फिर जमहूरियत का मकसद क्या है? मैं सिर्फ शाहिदा आपा की जिम्मेदारी अर्ज करूं कि वो कह रही हैं कि बड़ा आदमी शाहिदा अपनी गुफ्तगू से होता है, बड़ा अपने किरदार से होता है। शाहिदा उस्मान लग रहा है कि प्रोग्राम भी होस्ट कर रहे हैं उस्मान, मुझे तकिया है, मैं यहाँ सो जाता हूँ, आप गुफ्तगू करते रहे, मैं तो बोले ही नहीं हूँ, मुझे तो बोलने नहीं दिया उन्होंने। एक मुझे एक चंक मुझे मिला, 2 आपको मिले, 2 शेख साहब को, एक उनको मिले। अपनी बारी का इंतजार नहीं करते आप, हर एक के बीच में इंटरप्ट करते हैं, आपको अखलाकियात करने की कोशिश, आप अपने आप को मुहज्जिब पोस्ट करने की कोशिश। अच्छा, अखलाकियात आप हमें सिखाएंगी? जिनका चेयरमैन पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर नाज़ेबा गुफ्तगू करता है, गालियां देता है, आप अपने आप को पोस्ट करते हैं, लेकिन आप सिखाएंगे हमें? ठीक है जी, ठीक है जी। तीनों मेहमानों का, उस्मान सईद बसरा साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के
बाद आएंगे, जैनब साहब मेरे साथ होंगे, हम बात पूरी कौम करेंगे देख रही है कि आप इंडिया और की, आपकी बीजेपी पार्टी की, कितनी बीजेपी को किस आपके तरह वज़ीर-ए-आज़म शिकस्त का कितने सामना मौज़े करना में पड़ा किस तरीके की इंतखाबात में। लैंग्वेज ब्रेक के इस्तेमाल बाद बात करते करेंगे। हैं। वैसे आज अगर आपको नजर आ रहा सियासतदान है टीचर्स कि होते तो चेयरमैन बच्चों को साहब क्या किस तरह पढ़ाते, बोलते थे, टॉपिक कहाँ से जब शुरू वो होता, कहते ले थे, कहाँ पे "ओए, जाते। इधर आ जा", वो याद नहीं है। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब दोबारा वार्म वेलकम। अब भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसको दारुल हुकूमत नई दिल्ली के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ, जहां पे जी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 नशिस्तें जीत ली। और जीतना कितनी नशिस्तों पे था? 36 नशिस्तों पर फतह दरकार थी और 62। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब इसका मतलब है कि बीजेपी से इंडिया के अंदर रहने वाले लोग बेजार हो चुके हैं, उनकी इंतहा पसंदाना सोच कह लें, उनका जो रवैया है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ, अकलियतों के साथ जो उनका सलूक है नारवा, यानी हम कह सकते हैं कि जो उनके वोटर्स हैं वो मायूस हैं, या पे मायूसी भी छोटा लफ्ज़ है, मुतनफ़िर कह दूँ कि नफरत करने लगे बीजेपी से तो गलत नहीं होगा। देखिए, बीजेपी का जो डीएनए है ना, उसमें जो चीज़ समझने की है कि ये ब्राह्मण ज़ात जो है इनकी, हिंदुओं की सबसे अपने आप को अल्लाह तरीन समझते हैं कि इंसानियत के मेराज पर ये लोग फाइज हैं, ये उनके कंट्रोल में है। उनके अलावा वो किसी और को इंसान समझते नहीं हैं। उसमें अक़लियतें हों, उसमें निचली ज़ात के हिंदू हों, उसमें दूसरी अक़लियतें हों। तो दिल्ली में तो उनको शिकस्त होना इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि जितनी अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और जो हिंदू मज़हब में भी जो उनकी निचली ज़ातें हैं, वो सब इनसे इंतहाई खफा है, और इसलिए उन्होंने दिल्ली में तो उनको शिकस्त दे दी है उनको। और जगह जगह मोदी साहब जहाँ पर भी ब्राह्मणों का ज़ोर कम है वहाँ पर देखिए शिकस्त खा रहे हैं मोदी। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि भारत ने आम तौर पर ये जो बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं, बीजेपी की, मोदी साहब जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत का लावा उबल रहा है। और इसमें भारत के टूट फूट के होने का जो खदशा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इससे। और ये मैं बात नहीं, अपनी ज़ाती बात नहीं कर रहा, मैं तो बड़े अरसे से खुद ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन अब दुनिया में ये तासुर बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है कि जिस किस्म की डिवाइसिव पॉलिसीज़ बीजेपी चला रही है, जिस तरीके से वो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म को भारत पर मुसल्लत करना चाह रही है, और इसके बाद उनका ख्याल ये है कि इस पूरे ख़ित्ते में और बहर हिंद के इर्द गिर्द जितने ममालिक उन सब में वो राज करेंगे। तो अब वो चीज़ दुनिया को नज़र आना शुरू हो गई है कि एक तो किसी की कैपेबिलिटी होती है, उनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात में और कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा उनका डिफरेंस भी है। और फिर जो ये डिवीज़न है विद इन हिंदू सेल्फ, वो बहुत खुल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से भारत बार बार बात ये कर रहा हूँ, और मुझे अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि अगर मोदी साहब रहे तो इंशाल्लाह 2-3 साल में देखिए कि भारत खुद ही अंदर से बिखरना शुरू हो जाएगा। और जिसकी वजह से दुनिया को ये ख़तरा लाक हो गया है कि ये पागल शख्स जो मुसल्लत कर दिया गया इस पर, ये को और ना हरकत कर बैठे, जिससे हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार इस बात को वार्न किया है दुनिया को कि ये शख्स अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पॉलिसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, दुनिया की जो तवज्जो है उसे हटाने के लिए ये कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे इस खित्ते का जो अमन है वो तबाह हो जाए। वैसे जनरल साहब देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पागल शख्स है नरेंद्र मोदी जो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है, और दूसरा सुपर पावर अमेरिका में अगर हम ट्रंप का जिक्र करें तो ट्रंप भी एक मोदी की, बल्कि मैं कह दूं कि मॉडिफाइड फॉर्म है, मोदी से भी 4 हाथ आगे तो गलत नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, इस वक्त दुनिया पर जो मुसल्लत है निज़ाम, उसको समझने की ज़रूरत है। एक तो जो मेरी अपनी नुक्ता नज़र हो सकता है मैं गलत हूँ, कि एक इकनॉमिक ज़ायनिज़म है जो मालियाती पॉलिसीज़ के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुल्कों को कंट्रोल कर रहा है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं इनको तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं भारत में ब्राह्मण ज़ायनिज़म को, जो यूरोप है और उसमें आप देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए तो क्रिश्चियन ज़ायनिज़म है, जो ज्यूइश ज़ायनिज़म से भी बदतर हैं वो लोग, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लोग भी। और वो लोग ट्रंप को लेकर आ गए हैं, और इसराइल के बारे में तो कोई शक नहीं है। तो ये 3 जो इंतहा पसंद सोचें हैं इस दुनिया पर मुसल्लत कर दी गई हैं मालियाती निज़ाम के ज़रिए। अब उनका ख्याल ये है कि इसके ज़रिए वो इस दुनिया को बाकी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो ये गेम जो चल रही है, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त
आपको फहरिस्त नज़र आ रहा है टारगेट के तौर पर। ईरान भी कभी तरफ देखने को नज़र लोगों की जाती है, तुर्की की तरफ नज़र जाती है जिससे। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर ये पागलपन बरकरार रहा दुनिया में और ये जो इकनॉमिक ज़ायनिज़्म है इसको चेक ना किया गया और ये मालियाती निज़ाम जिसने पूरी दुनिया को इसको शिकंजे में जकड़ रखा है वो ना किया गया, तो फिर दुनिया की तबाही से बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इससे। अच्छा जानत साहब, मुझे ये महसूस होता है, शायद मैं भी आपकी तरह कहूँगी कि शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ, जिस तरह इंडियन वोटर्स ने ठुकरा दिया खुद नरेंद्र मोदी को। ये जो इंतखाब है इसमें जो बाकायदा देखें ना 36 नशिस्तों पे फतह दरकार थी, लेकिन 70 में से 62 नशिस्तें आम आदमी पार्टी को मिल गई, जो कि बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब है नरेंद्र मोदी को कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ये है और खासतौर पर तुम्हारी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से तुम्हें जवाब मिला। ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि जो मसला कश्मीर है जो कि टेबल टॉप की तरफ नहीं आ रहा, वहाँ पर जुल्म है, बढ़ता चला जा रहा है, कर्फ्यू आप देखने कितने दिन से लगा हुआ है, आपको लगता है कि इंडिया में भी पढ़ी लिखी सोच रखने वाले लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को ठुकराया, उसकी पॉलिसीज को ठुकराया, क्या अंदर से इंडिया की ऐसी आवाजें आएंगी कि कश्मीर में जुल्म बंद किया जाए? देखिए, अंदर से उनकी आवाज़ें तो बड़ी नहीफ सी हैं, आवाज़ें उठ रही हैं अंदर से, और वो इसलिए उठ रही हैं कि उनको अपना अंजाम नज़र आ रहा है। ये जो आग मोदी ने कश्मीर में लगाई है पूरे हिंदुस्तान को लपेट में तकरीबन ले लिया है इसने। मोदी का पागलपन देखिए ना, एक के बाद दूसरी पॉलिसी जैसी लेके आ रहा है, जिससे जो जितनी भी अक़लियतें हैं वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई हुई हैं। मुसलमान उसमें से लीडिंग है। वो आप देखिए कश्मीर से लेकर आसाम तक, यानी मशरिक़ से मगरिब तक, जहाँ पे भारत अपने आप को समझ रहा था कि वो काबिज़ है, वहाँ पे हालात बिगड़े हुए हैं इसके लिए। फिर नॉर्थ और साउथ की डिवाइड है, वो अलग है। जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो भी मोदी को अच्छा नहीं समझते, वो भी समझते कि नॉर्दर्न इंडिया में जो ब्राह्मण साम्राज्य है इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो वो लोग तो कोशिश करेंगे कि इससे जान छूट जाए इससे, लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि शिकंजा इतना है कि अगर मोदी को हटाया जाता है, मोदी हटता है, तो फिर भारत के लिए और मसाइल पैदा होंगे इससे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। रज़ाक बरखान खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।